करीब 38 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है भोपाल की उस दर्दनाक और भयानक रात को बीते हुए। कहते हैं लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही। लापरवाही और लालच दोनों का ही नतीजा थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसने भोपाल की मासूम जनता की नींद में ही जान ले ली और आने वाली पुश्तों के डीएनए में जहर घोल दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और किसकी गलती की वजह से वहां के लोगों की सांसों में जहर घुल गया? क्या भोपाल के लोगों को ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है? इस वीडियो में दोस्तों हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अचानक से लोगों की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा। फिर क्या था, एक सायरन के साथ पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हमको एक ऐसा धुएं का पहाड़ दिखाई दिया जिसने चारों तरफ से उस पूरी आबादी को घेर लिया था। पापा इन लोग के लिए गैस निकली, भागो आप लोग। हम लोग सब मिल के भागे। ऑटो भरा के निकल रहे थे, आवाजें जगह जगह से आ रही थी, भाग लो गैस निकल रही है, सब बच्चों को लेके भागो। लेकिन ये एक गलत चीज हो गई क्योंकि वो उस दिशा में भागे जिस दिशा से गैस आ रही थी। 30 साल होने के बावजूद आज भी नस्लें उससे जूझती हुई नजर आ रही है। जिंदगी अल्लाह दे रहा है लेकिन वो जिंदगी नहीं। भोपाल इस शहर का दोस्तों एक अलग ही मिजाज है, लेकिन इस शहर ने एक ऐसी काली रात देखी जिसने इस शहर का गला घोट दिया और पूरे प्रदेश में मानो एक काला साया छा गया। इस कहानी को समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। भारत को एक खेतीनुमा देश माना जाता है। भारत में खेती को बढ़ाने के लिए आज की डेट में कई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेविन नाम का पेस्टिसाइड बनाने के लिए भारत सरकार ने एक अमेरिकन कंपनी यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को भारत में निवेश करने के लिए बोला। 1969 में यूसीसी ने अपनी भारत में एक सब्सिडरी खोली जिसे यूसीआईएल का नाम दिया गया, यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 49.1% स्टेक इंडियन गवर्नमेंट का था और 50.9% स्टेक यूसीसी का था। बेसिकली इस फैक्ट्री में सेविन नाम के पेस्टिसाइड की प्रोडक्शन होती थी। सेविन को बनाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल होता था और कार्बाइल के लिए एमआईसी यानी मिथाइल आइसोकाइनेट का यूज किया जाता था। एमआईसी बनाने के लिए मिथाइल अमाइन को फोस्जीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता था जिससे एमआईसी बनता था। फिर एमआईसी को 1-नेप्थोल के साथ रिएक्ट करवाया जाता था फाइनल प्रोडक्ट कार्बाइल बनाने के लिए। कुछ ऐसा पोस्टर रिलीज किया था यूसीआईएल ने जिसका उस समय पर मतलब था ग्रोथ इन एग्रीकल्चर लैंड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। लेकिन आज इस पोस्टर के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। 1969 से लेकर 1979 तक एमआईसी बाहर से इंपोर्ट किया जाता था सेविन बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स बनाने वाली और फैक्ट्रीज खुलने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स सस्ते दामों पर बिकने लगे और इसी बढ़ते कंपटीशन का असर देखने को मिला यूसीआईएल कंपनी पर। बढ़ते कंपटीशन में टिके रहने के लिए यूसीआईएल को अपनी कॉस्ट कम करनी थी, इसलिए यूसीआईएल ने सोचा कि एमआईसी इंपोर्ट करने की बजाय क्यों ना इसे अपनी फैक्ट्री में ही बनाया जाए। खतरे की घंटी इसी साल से शुरू होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमआईसी एक ऐसा लिक्विड है जो हवा या पानी के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो एक भयानक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के बाद मिथाइल अमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यानी 1979 से 1980 के बीच यूसीआईएल प्लांट एक ज्वालामुखी में बदल चुका था और ये थी पहली गलती। लेकिन गवर्नमेंट ने एमआईसी प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले ही कंपनी को निर्देश दिए थे कि लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसे प्लान्स बनाए कंपनी कि अगर कोई घटना घटित भी हो प्लांट में तो उसका इंपैक्ट भोपाल के लोगों की जिंदगी पर ना पड़े। लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया गया और ये थी दूसरी गलती। यानी जहां चीजों को रिप्लेस करने की जरूरत थी वहां उसे रिपेयर करके काम चलाया जाने लगा और ये सब हो रहा था कॉस्टिंग कम करने के लिए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए। और ये थी तीसरी गलती, लालच की वजह से। 1981 में एक वर्कर जो पाइप की मेंटेनेंस का काम कर रहा था गलती से अपना मास्क रिमूव कर देता है और इस वजह से वो फोस्जीन गैस के कांटेक्ट में आ जाता है और भारी मात्रा में फोस्जीन गैस को इनहेल कर लेता है। इस घटना के 72 घंटों बाद ही उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी सेफ्टी मेजर्स में कोई चेंजेस नहीं किए जाते। जनवरी 1982 में 24 वर्कर्स गैस के कांटेक्ट में आते हैं। किसी भी वर्कर ने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं डाले होते और सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। फरवरी 1982 में फिर से 18 वर्कर्स एमआईसी लीक होने से इंपैक्ट होते हैं
इसके बाद अगस्त 1982 में एक वर्कर की MIC के कांटेक्ट में आने से 30% तक बॉडी भी जल जाती है। 1983, 1984 तक लीक्स कंटिन्यूड रहते हैं, लेकिन फिर भी फैक्ट्री द्वारा इन घटनाओं पर गौर नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें छुपाने की ही कोशिश की जाती है, और ये थी चौथी गलती। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो लगातार फैक्ट्री में हादसे हो रहे थे, इसका क्या फैक्ट्री के बाहर किसी को नहीं पता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1981 में जब एक वर्कर की डेथ होती है फोस्जीन गैस के कांटेक्ट में आने से, तभी से जर्नलिस्ट राजकुमार केशवानी इस प्लांट की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं कि आखिर इस प्लांट में इतने ज्यादा हादसे क्यों हो रहे हैं। प्लांट में ही काम करने वाले दो कर्मचारी बशीरुल्ला और शंकर मालविया उनको फैक्ट्री की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देने में हेल्प करते हैं, जिन्हें बाद में कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। 9 महीने का समय लगता है केशवानी जी को अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट करने में। बीइंग अ जर्नलिस्ट, केशवानी जी को केमिस्ट्री की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का एक आर्टिकल पढ़ते समय उन्हें ये पता लगा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी फोस्जीन गैस का ही इस्तेमाल किया गया था एज अ वेपन, और उन्हें ये पता था कि फोस्जीन गैस का ही यूज होता है इस फैक्ट्री में। दो पहलुओं के आधार पर, पहला कि फोस्जीन हैवी होती है हवा से, और दूसरा कि फोस्जीन का ही यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। बस इन दो पहलुओं के आधार पर ही उन्होंने अपनी जांच शुरू की, और 26 सितंबर 1982 को अपनी पहली रिपोर्ट में वो प्लांट के इनएडिक्वेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान दिलवाते हुए कुछ ऐसा लिखते हैं: बचिए हुजूर, इस शहर को बचाइए। 1 अक्टूबर को फिर से एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं: ज्वालामुखी के मुंह में बैठा भोपाल। 8 अक्टूबर को फिर से वार्निंग देते हुए कुछ ऐसा लिखते हैं: ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। वो ये बात तक बताते हैं कि 1975 में M.N. बुच, जो कि एक इंडियन ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने भी कंपनी को कहा था कि वो प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर ले, क्योंकि प्लांट के आसपास भोपाल की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता है, और M.N. बुच को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है उनकी पोस्ट से। जब कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, तो वो टेलेक्स एक्सचेंज के द्वारा UCIL के इंडियन मैनेजर जे मुकुंद को पाइप्स की लीकेज और अन्य सेफ्टी मेजर्स के बारे में नोटिस लिखते हैं। लेकिन US UCC से इस बात का चौंका देने वाला रिप्लाई आता है। वो लोग कुछ ऐसा लिखते हैं: बेस्ट मटेरियल फॉर पाइपिंग वुड बी टू एक्सपेंसिव एंड टू डिफिकल्ट टू एक्वायर। जिंदगी की यही कीमत लगाई थी UCIL ने, और इससे साफ पता चलता है कि कॉस्टिंग कम करने के लिए कितने सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया था। उस रात क्या हुआ प्लांट में, किन गलतियों की वजह से हजारों लोग मारे गए, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस प्लांट की प्रोसेसिंग क्या थी और कैसी मशीनरीज वहां इंस्टॉल थी। ज्यादा डीप में ना जाते हुए सिंपल भाषा में बात करते हैं। प्लांट में 3 टैंक्स अंडरग्राउंड बने हुए थे: E610, E611 और E619, जिसमें से E610 और E611 में MIC स्टोर की जाती थी और E619 इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था। टैंक में केवल 50% ही MIC स्टोर की जाती थी, बाकी के पोर्शन में नाइट्रोजन फिल की जाती थी प्रेशर बनाने के लिए। यही प्रेशर हेल्प करता था टैंक से जरूरत पड़ने पर MIC निकालने में। 50% MIC का मतलब था लगभग 30 टन MIC एक बार में स्टोर कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। टैंक्स के ऊपर 2 पाइप्स लगी थी। एक पाइप से टॉक्सिक गैसेस बाहर निकलती थी, जिनको बाद में बर्न कर दिया जाता था वेंट गैस स्क्रबर्स में, और दूसरे पाइप से नाइट्रोजन टैंक के अंदर भेजी जाती थी प्रेशर मेंटेन करने के लिए। कंपनी लॉस में जाने की वजह से अक्टूबर 1984 में प्लांट में फंक्शनिंग बंद हो जाती है। बस वहां उन टैंक्स में MIC स्टोर है, जिसको तब निकाला जाता था जब उसकी जरूरत पड़ती थी। E610 और E611 को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा भरा गया था। 30 टन MIC की जगह 42 टन MIC स्टोर किया गया था उन टैंक्स में। इसी के दौरान अक्टूबर में E610 में नाइट्रोजन का प्रेशर मेंटेन करने वाला गैजेट भी काम करना बंद कर चुका था, यानी उसमें पड़ी MIC को अब बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन इन सब सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया। 1 दिसंबर को प्रेशर मेंटेन करने का अटेम्प्ट भी लिया गया, बट गैजेट खराब होने की वजह से प्रेशर मेंटेन नहीं हो सका। 2 दिसंबर को फिर से अटेम्प्ट लिया गया। नाइट्रोजन पाइप्स को पानी से धोने का काम शुरू किया गया, ताकि जो क्लॉगिंग्स है पाइप में वो रिमूव की जा सके। उस रात पहली गलती, टैंक्स जिन्हें 50% तक फिल करना था MIC से 50% से ज्यादा फिल्ड थे। दूसरी गलती, तीसरा टैंक खाली होना चाहिए था, वो भी फिल्ड था। तीसरी गलती, E610 का नाइट्रोजन प्रेशर ठीक नहीं था। और चौथी गलती, वेंट गैस स्क्रबर्स इनएक्टिव थे काफी टाइम से, यानी अगर कोई जहरीली गैस निकली तो उसे बर्न नहीं किया जा सकता था।
2 दिसंबर की रात 9 बजे जब वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हुई, जो वर्कर्स आए शिफ्ट पर, उन्होंने पाइप्स को धोना शुरू किया क्लोगिंग को खत्म करने के लिए टैंक्स में। ये करते समय वो देखते हैं कि वो एक तरफ से पानी तो डाल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा, लेकिन इसे भी इग्नोर किया गया और पानी को चलता रहने दिया। करीब 10 बजे के आसपास पानी MIC के टैंक्स में जाने लगा और मैंने आपको पहले ही बताया था कि MIC प्लस वाटर एक रनवे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इस रिएक्शन से हीट की फॉर्म में मिथाइल अमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 10:30 बजे तक टैंक्स में प्रेशर नॉर्मल था 14 किलो पास्कल्स का। 11 बजे तक आते आते टैंक्स में प्रेशर 70 किलो पास्कल तक हो जाता है। वहां पर मौजूद वर्कर्स सोचते हैं कि शायद प्रेशर मेजर करने वाला इक्विपमेंट ही खराब हो गया है। 11:30 बजे के आसपास वर्कर्स की आंखों में जलन महसूस होने लगती है और दम सा घुटने लगता है। वर्कर्स को लगता है कि कहीं से तो MIC लीक हो रहा है और वर्कर्स लीक को ढूंढने में लग जाते हैं। 11:45 तक उन्हें एक जगह पर लीक मिलता है। कर्मचारी जाकर MIC सुपरवाइजर को बताते हैं, लेकिन इस चीज को भी इग्नोर करके ये डिसाइड किया जाता है कि इस दिक्कत को 12:15 बजे के टी ब्रेक के बाद देखा जाएगा। मीनवाइल बाकी कर्मचारियों को बोला जाता है कि जब तक हम चाय पीकर आते हैं वो इस लीक पर नजर रखें। जब तक वो टी ब्रेक करके आते हैं सिचुएशन सारी हाथ से निकल चुकी होती है। E610 में प्रेशर 70 किलो पास्कल से 280 किलो पास्कल्स, 280 से 380 किलो पास्कल कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम जिनको MIC टैंक्स के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए लगाया गया था वो भी जनवरी से बंद पड़े थे। टैंक्स में टेम्परेचर 11 डिग्री पहुंचने पर वार्निंग अलार्म बजना चाहिए था। टेम्परेचर 11 डिग्री से 15 डिग्री, 15 से 40 तक पहुंच गया, लेकिन अलार्म नहीं बजा, यानी वो अलार्म भी खराब था। तेजी से रिएक्शन होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, फ्लोर पर क्रैक्स आ गए। जिस रास्ते से जहरीली गैस बाहर निकलती थी उस रास्ते से बड़ी तेजी के साथ जहरीली गैसेस बाहर निकलने लगी। वेंट गैस स्क्रबर जिसने गैसेस को बर्न करना था वो भी खराब होने की वजह से गैसेस डायरेक्टली भोपाल की हवा में जाकर मिल गई। 45 से 60 मिनट में ही रात के करीब 1 बजे भोपाल की सड़कों पर हाहाकार मच गया। प्लांट में 2 इमरजेंसी सायरन लगे थे। एक सिर्फ UCIL प्लांट में काम करने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए लगाया गया था और दूसरा जो जोर से बजता था वो आसपास रहने वाले भोपाल के लोगों को चेतावनी देने के लिए लगाया गया था। उस रात पहले एक अलार्म बजा UCIL के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, फिर दूसरा बड़ा अलार्म करीब 12:50 पर बजा शहर को अलर्ट करने के लिए। उस रात को लाउड सायरन बजा और 2 मिनट के अंदर उसको चेंज करके म्यूटेड सायरन में कर दिया। म्यूटेड सायरन फैक्ट्री के अंदर लाउड स्पीकर पे सुना जा सकता है, जो वर्कर्स के लिए, बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन दूसरा अलार्म सिर्फ 2 मिनट बाद ही बंद कर दिया गया ताकि लोगों को पता ना लगे कि प्लांट में कुछ गड़बड़ हुई है। उस दिन हवा का रुख भी साउथ ईस्ट की तरफ था, यानी शहर की तरफ, जहां बहुत ही ज्यादा डेंस्ड पॉपुलेशन बसी थी। मैप में समझते हैं इस एरिया को। UCIL के जस्ट पास जयप्रकाश नगर था जो कि एक स्लम एरिया था और ये काफी ज्यादा डेंस्ड था। इसके जस्ट पास रेलवे स्टेशन, पास में ही हमीदा हॉस्पिटल और जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज, कांची छोला, बजरिया और स्टेशन रोड, इन सब एरिया में भोपाल की लगभग 20% पॉपुलेशन रहती थी। करीब 42 टन MIC ने जहरीली गैसों के बादलों का रूप धारण कर लिया और भोपाल शहर को चारों तरफ से घेर लिया। जहरीली गैसेस ऑक्सीजन की तुलना में इतनी भारी थी कि गैस के बादल लोगों के घरों के अंदर ही घुस गए थे। That gas was denser, heavier than the air. So the gas was not flying off, it was crawling. लोगों की आंखें ऐसे जल रही थी जैसे मानो कोई आंखों में लाल मिर्ची डाल देता है। जब वो बाहर से अंदर गए, मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला तो मेरे मकान, लकड़ी का मकान था फर्रों का, तो बेपनाह धुआं था। थोड़ी ही देर में लोगों की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ने लगी थी। लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगती है। लोगों के शरीर से स्किन पिघल कर उतरने लगती है। काफी देर तक तो लोगों को यही नहीं समझ आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। कुछ लोग घबराहट में उसी दिशा में भागने लगे जिस तरफ से जहरीली गैसेस आ रही थी। कुछ लोग खांसते खांसते ही दम तोड़ देते हैं तो कुछ भागते भागते और कुछ लोग तो नींद में ही दम तोड़ देते हैं। उस रात का दर्द और खौफ आप या मैं उस तरह से महसूस नहीं कर सकते। ये सिर्फ भोपाल के लोग ही जानते हैं कि कितनी खौफनाक थी वो रात। सुबह 5 बजे पुलिस की वैन पूरे शहर में अनाउंसमेंट करती है कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, लोग अपने अपने घरों में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी डर के मारे अपने घर में वापस नहीं जाना चाहता और लोग 3 या 4 दिन बाद ही अपने घरों में वापस लौटते हैं। 3 दिसंबर 1984 की सुबह
कुछ ऐसी थी कि सड़कों पर जहां नजर पड़ती वहां लाशें ही लाशें थी। इंसान की हो या जानवर की, पेड़ तक खत्म हो गए थे, पेड़ के पत्ते काले पड़ चुके थे। सरकारी डाटा के अनुसार उस रात 3787 लोगों की मौत हुई, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। कोई अंधा हो गया तो कोई सारी उम्र खांसता ही रह गया। यही नहीं, इस घटना का असर आने वाली 3 पुश्तों तक ने देखा। आज भी वहां कई लोग अपाहिज पैदा होते हैं। एक पीढ़ी के बाद अब हम दूसरी पीढ़ी भी देख रहे हैं कि कैसे कार्बाइड और डाउ केमिकल के जहर उनके अंदर मौजूद है। इस पूरी घटना में लगभग 2000 से ज्यादा जानवरों की भी मृत्यु हुई, लेकिन ये तो सरकारी डाटा था। लोगों का मानना है कि रात ही रात में लगभग 10,000 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया था और 2 दिनों के अंदर अंदर लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिस वजह से ये दुनिया का आज तक का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। लेकिन क्या किसी ने इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कौन था आखिरकार इस घटना का जिम्मेवार? यूसीसी का मालिक वॉरेन एंडरसन, जिसने प्लांट की सेफ्टी मेजर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, या फिर भारत सरकार जिसने इतने खतरनाक केमिकल की प्रोडक्शन की अनुमति यूसीसी को दी? इसको भी डीप में समझते हैं। घटना के तुरंत बाद ही कंपनी यूसीसी अपने हाथ खड़े करके सारी गलती की जिम्मेवारी भारत सरकार और अपनी सब्सिडरी कंपनी यूसीआईएल और उसके मौजूद कर्मचारियों पर डालती नजर आती है। वहीं यूसीसी अपनी टेक्निकल टीम भी भेजती है भोपाल में इस घटना की जांच करने के लिए। 6 दिसंबर को इस केस की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी जाती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी एक कमेटी का गठन करती है, जिसे भोपाल पॉइजनस गैस लीकेज इंक्वायरी कमीशन भी बोला गया, जिसके हेड थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जज एनके सिंह। 7 दिसंबर को एक अमेरिकन कंपनी यूएस कोर्ट में कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल करती है। गैस लीक के 4 दिन बाद 7 दिसंबर के दिन ही कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन यूएस से इंडिया आते हैं कंपनी के अन्य 2 ऑफिशियल्स के साथ। उनके इंडिया लैंड करते ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है क्योंकि भोपाल के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गुस्सा जाहिज भी था। गुस्से में वो लोग एंडरसन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए एंडरसन को पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय एक गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जितनी जल्दी एंडरसन को अरेस्ट किया गया था, उतनी ही जल्दी वो रिहा भी हो गया और देश छोड़कर भाग गया। लेकिन कैसे? माना जाता है कि गेस्ट हाउस में उस टाइम पर एक लैंडलाइन फोन था, जिसका यूज एंडरसन करते हैं यूएस एम्बेसी से बात करने के लिए। थोड़ी ही देर में एक कार में उन्हें चुपके से वापिस भोपाल एयरपोर्ट ले जाया जाता है। कार को इतने गुप्त तरीके से ले जाया जाता है कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती, कोई पुलिस वैन नहीं होती आगे पीछे। भोपाल एयरपोर्ट से उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट भेजा जाता है और दिल्ली से वो सेम डे ही यूएस के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन क्या इतना आसान था भारत में अरेस्ट होने के बाद वहां से भागना? किसका हाथ था उन्हें भगाने में? एंडरसन को एक रिटन ऑर्डर पर अरेस्ट कर लिया जाता है और एक ओरल ऑर्डर पर ही उन्हें बेल मिल जाती है। उस समय शासन में कांग्रेस की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इंडिया टुडे की एक न्यूज में बताया गया था कि उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अमेरिका से प्रेशर किया गया था एंडरसन को वहां से निकालने के लिए। उस समय के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया था एंडरसन को वहां से निकालने के लिए। एंडरसन को भगाने में राजीव गांधी का ही हाथ है, इस पर भी बार बार देश में सवाल उठते रहे हैं। 2015 में भी सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में बताया था कि राजीव गांधी ने उनके दोस्त मोहम्मद यूनुस के कहने पर एंडरसन को बेल दिलवाई थी। मोहम्मद यूनुस के बेटे अमेरिका में फ्रॉड और टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से वहां सजा काट रहे थे। छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। राजीव गांधी ने वॉरेन एंडरसन के बदले में आदिल को अमेरिका की जेल से रिहा करवाया। इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा और राजीव गांधी और अर्जुन सिंह पर इन्वेस्टिगेशन की मांग उठाई। दोबारा एक बार चलते हैं 1985 में। इस साल में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था भोपाल गैस लीक एक्ट, जिसके बदौलत सरकार कंपनी के खिलाफ लीगल वे में केस लड़ सकती थी विक्टिम्स के लिए। इस लीगल तरीके से कंपनी के खिलाफ लड़ने की शुरुआत थी और ये लड़ाई आज तक भी चलती आ रही है। लड़ाई में कंपनी अलग अलग मुद्दे रखती है। कभी कहती है कि सरकार की गलती है, सरकार ने सेफ्टी मेजर्स में चेंजेस नहीं करने दिए। कभी कहती है कि ये घटना जानबूझकर ही कंपनी के एम्प्लॉइज ने की थी। जानबूझकर पानी डाला गया MIC टैंक्स में। 1987 में डिस्ट्रिक्ट के जज ऑर्डर देते हैं UCIL को टू पे 350 करोड़
rupees as a compensation to the victims. 1988 में यूसीसी हाई कोर्ट में केस लेकर जाती है कंपनसेशन कम करवाने के लिए। हाई कोर्ट कंपनसेशन को 250 करोड़ रुपए कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट केस सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाती है टू इंक्रीज द कंपनसेशन, और लास्ट में 15 फरवरी 1989 में सुप्रीम कोर्ट यूसीसी को 470 मिलियन यूएस डॉलर पे करने का निर्देश देती है, यानी उस समय के डॉलर और इंडियन रुपीस के रेट के हिसाब से 750 करोड़ रुपए का। लेकिन जान की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। लोगों को कसूरवार जेल के पीछे चाहिए था। लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का विरोध करते हैं और फिर से केस को रीओपन कर दिया जाता है कोर्ट में। वॉरेन एंडरसन, जिसको हर बार कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा जाता था, लेकिन कभी भी वॉरेन एंडरसन कोर्ट में पेश नहीं हुआ। यूसीआईएल की इंडियन मैनेजमेंट और वॉरेन एंडरसन को कोर्ट के द्वारा दोषी माना जाता है। वॉरेन एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। 2014 में एंडरसन की नेचुरल रीजंस की वजह से डेथ भी हो जाती है, लेकिन अभी भी यूसीआईएल के खिलाफ कोर्ट में केसेस जारी हैं। खैर, इन सब से ये तो साबित हो जाता है कि जिस रहस्यमयी तरीके से वॉरेन एंडरसन को भारत से भगाया गया, वो भोपाल के लोगों के लिए कहीं से भी जस्टिस नहीं था। किसी ने बहुत खूब कहा है, एज लॉन्ग एज ग्रीड इज स्ट्रॉन्गर देन कंपैशन, देयर विल ऑलवेज बी सफरिंग। लालच में आकर लापरवाही की गई, जिसका नतीजा भोपाल की मासूम जनता को आज तक भुगतना पड़ रहा है। और अंत में ये 2 पंक्तियां सुनते जाना जो उस रात के दर्द को बयान करती हैं। ये रात है या कोई चौकन, ये चांद है या सन्यासी, हर चेहरा एक सन्नाटा, हर आंगन एक उदासी।